नमस्कार जोहार मोया हूँ आरजे राज मौर्य और रोरे देखे लागी मोर यूट्यूब चैनल राज मौर्य ऑफिशियल के। दोस्तों, नागपुरी गीतों का इतिहास चैप्टर 2 मैं शुरू करने वाला हूँ। चैप्टर 1 में हमने बातें की थी कि 1927 ईस्वी में पहली रिकॉर्डिंग हुई किन्होंने की। आप वहाँ जाकर यानी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दूसरा एल्बम 1950 ईस्वी का। तो अब यहाँ से बातें करेंगे आके, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी दर्शकों को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1950 के बाद ना एक फिर से लंबा गैप आया। हमें इंतजार करना पड़ा दूसरे एल्बम के लिए, और दूसरे एल्बम की परिकल्पना हुई 22 वर्षों के बाद, यानी सन 1972 ईस्वी में। चेतना नामक इस संस्था ने, संजय बख्शी ने एक एल्बम की परिकल्पना की जो आधुनिक नागपुरी का एल्बम हो ऐसी, और इस एल्बम का नाम है नागपुर कर कोरा। नागपुर कर कोरा, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अब चलनी शुरू हो गई है। तो बस उन्हीं चीज़ों को मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। इस एल्बम में 4 गायक थे। एक पद्मश्री मुकुंद नायक, एक पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख, एक आकाशवाणी और दूरदर्शन के वरिष्ठ कलाकार क्षितिज कुमार रॉय। क्षितिज कुमार रॉय जो चाचा हैं पवन रॉय के, हमारे परम आदरणीय पवन रॉय जी के, और एक सिंगर इसमें श्रीमती यशोदा देवी। और इन चारों की जुगलबंदी, इन चारों का गाया हुआ गीत लोगों के दिलों पे राज करना शुरू हुआ। पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी का गाया हुआ गीत था नागपुर कर कोरा, टका टुकू बन रे पतेरा। इन्हीं का एक और गाना था इसी में, बाघिन कर कोरा। और सन 72 ईस्वी में ही एक और गाने की परिकल्पना हुई, कोड़ा मैत जाबे चांदो, मधु मंसूरी हसमुख जी का। और पद्मश्री मुकुंद नायक जी का एक गीत इस एल्बम में, कैसे बाची। क्षितिज कुमार राय, इनके 2 गाने थे। एक गाना जातो जाबे पिया के बुलाए, और दूसरा गीत था आशा ट्वीट गेलक रे रूपू। और यशोदा देवी का गाया हुआ गीत इसमें, कोन बोने कोयली बोले। तो ये 4-5 जो गाने थे, 4 कलाकार थे। और उस समय ना दौर आ चुका था उस कैसेट का, जिसको हम लोग रील वाला कैसेट बोलते हैं ना, उस कैसेट का। और इस एल्बम की रिकॉर्डिंग हुई थी रांची के सत्य भारती स्टूडियो में। अब क्या था, लोगों के पास वो रिकॉर्ड प्लेयर भी था, लोगों के पास अब वो कैसेट भी था, लोगों के पास अपने गाने थे आधुनिक नागपुरी और पारंपरिक गीतों के। तो बस हर घर में ये सुना जाने लगा, हर घर में लोग एंटरटेनमेंट करना शुरू किए। अब ये इंतज़ार का माहौल नहीं था कि कोई खास उत्सव, शादी हो, ब्याह हो, या कुछ खास ऐसा उत्सव हो कि हम नागपुरी गाने एंटरटेन करें। अब रोज़ हम नागपुरी गाने एंटरटेन करने लगे। आगे बातें मैं करूं उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम अपने नागपुरी को 2 भागों में बांट चुके हैं। एक आधुनिक नागपुरी यानी मॉडर्न नागपुरी, और एक जिसे हम कहते हैं ठेठ नागपुरी। तो भाई ये ठेठ नागपुरी कहने में ना मुझे बड़ा अजीब फील होता है। ऐसा लगता है ना कि ठेठ वो गांव वाला, वो ऐसा जिसका स्तर, तो मुझे लगता है कि ठेठ ना कहा जाए, क्योंकि उन गीतों को ना वो पारंपरिक गीत होते हैं, राग रागनी वाले गीत होते हैं। और ये पारंपरिक गीत, राग रागनी वाले गीत जो सदियों से चले आ रहे हैं, तो अब ठेठ गीत ना कह के मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उसे पारंपरिक गीत कहें। और दूसरा पार्ट मॉडर्न नागपुरी यानी आधुनिक नागपुरी, वो तो सही है। तो चलिए इसके बाद की बातें मैं आपको बताऊं। रील वाले इस कैसेट को बाजार में लाने के बाद एक और रिकॉर्डिंग हुई थी, और ये रिकॉर्डिंग हुई थी ग्रामोफोन में। इस एल्बम का नाम और ईस्वी तो कहीं पर भी अंकित नहीं है, लेकिन इसके 3 गायक हुए जिन्होंने पारंपरिक गीतों में से ही आधुनिक नागपुरी गीतों की रचना की। एक नाम मदन नायक जी का, एक नाम कबूतरी देवी जी का, और एक नाम बिहारी नायक जी का। और इस एल्बम के 2 गाने थे, गांव कर गोरी, और दूसरा गाना आवारे सोना रूपा ढिलवा झूला। 1-2 सालों के बाद ना एक ऐसे शख्स ने एंट्री ली हमारे इस इंडस्ट्री में। नाम उनका श्री आशाराम महतो, रहने वाले बोंगाई बेड़ा के, और उस समय वो उषा मार्टिन कंपनी में काम करते थे। वो क्या करना शुरू किए कि एक टेप रिकॉर्डर लेकर के वो कोशिश करते थे कि जहां भी लाइव प्रोग्राम हो रहा हो, ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, वहां पे जाएं। कोशिश करते थे कि उनको स्टेज में बैठने का मौका मिले, और वो पूरी रात वहां जो लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है गीतों का, वो उसे रिकॉर्ड करें। जब वो स्टेज पे उनको जगह नहीं मिलता तो वो
कोशिश करते कि स्टेज के बिल्कुल सामने रहें और वो ना ऐसे रिकॉर्डिंग करते और रिकॉर्डिंग करके अपने घर के साउंड सिस्टम में प्ले करते। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल गई ना कि आशाराम महतो जी के पास में नागपुरी गीतों का संकलन है और वो हमेशा बजाते हैं। तो कुछ लोगों ने इनसे अप्रोच किया कि आप ये कैसेट हमें दे दें, हम भी बजाएं। तो आशाराम महतो जी रांची स्थित डेली मार्केट गए और वहाँ पे उन्होंने एक कैसेट की सबसे पहल डबिंग कराई। वो कैसेट डब हुआ, उसको कुछ पैसे लेकर के उन्होंने बेचा भी, लेकिन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं, मज़ा नहीं आया आशाराम महतो जी को। तो उन्होंने 1975-76 में कहा जाता है कि विदेश से उन्होंने डबल डेक एक टेप रिकॉर्डर मंगाया सोनी कंपनी का, और फिर उसमें वो रिकॉर्डिंग करना शुरू किए। 1 बाय 1 रिकॉर्डिंग करने लगे और कैसेट निकाल कर फिर डेली मार्केट या फिर बाजार में बेचना शुरू किए। और देखिए ना, ये ज़माना, ये दुनिया अपने आप को कैसे दोहराता है। जब आशाराम महतो बेचते थे कैसेट, तो कैसेट के ऊपर में, जिसे हम फ्लैप कहते हैं, वो नहीं होता था, एक सादा कागज़ होता था और उस पे वो लिखते थे बेड़ो कर मेला, लोहरदगा कर मेला, सिमडेगा कर रास मेला, और ऐसे लिख के वो कैसेट की बिक्री या फिर कहा जाए नागपुरी गीतों का प्रचार शुरू किए। और दुनिया गोल है, ये तो हम सब कहावत जानते हैं, आज भी वही दौर है। यूट्यूब पे जितने एल्बम्स हम देखते हैं ना, उनमें भी कुछ ऐसा ही लिखा होता है कि फलना मेला में फलना सिंगर गर्दा उड़ाए दिलक, फलना का रास मेला में फलना सिंगर धूम मचाए दिलक। तो ये कैसेट इस तरीके का लिखा हुआ, वो 25-30 साल पुराना इतिहास है हमारा। तो फिर से ज़माना, फिर से दुनिया अपने आप को दोहरा रही है। आशाराम महतो नागपुरी का प्रचार प्रसार इस माध्यम से करने लगे। और इसी बीच 1977-76 ईस्वी के आसपास एक और नाम आया सामने। वो नाम था तुलसी गोप जी का। तुलसी गोप जी रांची स्थित नगरी में निपुण पेट्रोल पंप, उसके पास उन्होंने एक अंडरग्राउंड गोदाम हुआ करता था किसी दुकान का, और उन्होंने उस अंडरग्राउंड गोदाम में स्टूडियो की परिकल्पना की और एक स्टूडियो सेटअप भी हुआ। हाँ, तकनीकी थोड़ी कम थी, दूर दूर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को बिठा करके रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन ये मज़े की बात थी कि अब अपने गीतों की रिकॉर्डिंग अपनी जगह हो रही है। फिर बहुत दिनों तक श्री आशाराम महतो जी, श्री तुलसी गोप जी अपने इस नए क्रिएशन के साथ बाजार में छाए रहे। हर शख्स, हर दिल, हर जुबां इनके गीतों को गुनगुनाता था, इन्हें जानता था। और इससे कहीं दूर एक और परिकल्पना चल रही थी। सन 1990 ईस्वी में मिंजूर कैसेट कंपनी ने एक एल्बम तैयार करने की ठानी। संगीत दिया था जैकब दा ने और एल्बम का नाम था महुआ तरे। महुआ तरे, इस एल्बम को हम ये कह सकते हैं कि ये पहली आधुनिक नागपुरी एल्बम थी जिसमें आधुनिक इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे, जैसे लीड गिटार, बेस गिटार, कीबोर्ड, ऑक्टोपैड, ड्रम सेट इत्यादि। और ये सारे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आधुनिक नागपुरी का एल्बम बना महुआ तरे। 2 सिंगर थे इसमें, हरेंद्र प्रसाद और साथ में ज्योति मिंज, और इन दोनों का गाया हुआ गीत आज भी गाते हैं हम। हरेंद्र प्रसाद का एक गाना गोरिया रे कर सच्चा प्यार, और इनका दूसरा गीत मृग नयनी गोरी दिले बैस जायला। और इससे कहीं ज़्यादा एक गीत सबों की जुबान पे होता था, ज्योति मिंज जी का गाया हुआ पियते पियते काया टूटी रे पिया छोड़ न सखोरी। भाई, महुआ तरे की पूरी टीम को दिल से लव यू, उनका योगदान भुलाए नहीं जा सकता है। इस एल्बम के संगीतकार जैकब दा का, इस एल्बम के लिरिक्स राइटर कालेश्वर नायक जी का, हमारे दोनों महान गायक हरेंद्र प्रसाद और ज्योति मिंज जी का। लेकिन इसी के साथ ना, अब आधुनिक नागपुरी के गीतों में एक क्रांति आने वाली थी। 1991 ईस्वी में परिकल्पना हुई एक और एल्बम के रिकॉर्डिंग की। एल्बम का नाम सुन के आपको मज़ा आने वाला है और बताने में उससे ज़्यादा कहीं मज़ा मुझे आने वाला है। एल्बम का नाम प्रीत, और प्रीत ना पहले एल्बम की परिकल्पना थी, बाद में इस एल्बम के गीतों को फिल्म में लाया गया और फिल्म का नाम भी रखा गया था प्रीत। प्रीत एल्बम में 3 सिंगर्स थे, एक का नाम रितु कुल्लू, दूसरे थे हमारे भूषण मुंडू, और एक नाम विजय तिर्की जी का। ये 3 गायक। और इस बार जो मैं गीत के बोल बताऊंगा ना, तो ये मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं गा नहीं पाता हूँ, वरना मैं गीत के बोल सिर्फ नहीं बताता बल्कि गा गा के गीतों को बताता। इस एल्बम का एक गीत जो मेरा बड़ा फेवरेट है, काले गोरी मोर संगे नैन लड़ा ले।
एक और गाना विजय तिर्की जी का ही गाया हुआ काले गोरी काले। इस एल्बम के और भी ढेर सारे गाने, एक गाना जनी मनकर फैशन, एक गाना था चाइक देखो चिकन देखो तोलंग देखो रिसियाली, एक गाना रितु कुल्लू जी का तोय प्यार कर समुंदर हिस मोके पिया प्यार तोहे दिले। तो भाई ये जो सारे गीत थे, ये सारे जो गाने थे, इनका जो संगीत चल रहा था, सालेम ग्रुप ये नाम, ये सारे महान शख्सियत इस ग्रुप के लोग, इसमें इन्होंने संगीत दिया था। लेकिन हुआ क्या ना कि इस एल्बम की रिकॉर्डिंग बड़ी लंबी चली। हर छोटी बड़ी चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा। जो चीज़ें गलत होती थी बहुत दिन बाद उसे निकाला जाता था, अच्छी चीज़ों को शामिल किया जाता था, और ये चीज़ें ना लंबी होती गई। यानी रिकॉर्डिंग का दौर बहुत ही लंबा चला, इतना लंबा चला कि वक्त आ गया था क्रिसमस पर्व का। क्रिसमस तो सालेम ग्रुप ने यह डिसाइड किया कि प्रीत एल्बम की जो रिकॉर्डिंग है उसे अब रोका जाए और यहां से क्रिसमस के लिए एक एल्बम तैयार किया जाए। एल्बम का नाम खुश पर्व, और उस एल्बम का एक गीत मुझे लगता है कि आज के दौर में भी अगर वो गीत ना बजे ना तो क्रिसमस का मज़ा अधूरा रह जाएगा। ये फीलिंग्स आएगी ही नहीं कि हमने क्रिसमस मनाया। खुश पर्व एल्बम का ये गीत चरनी उपरे का तारा टीम 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 चमकेला, इस गाने को आज के दौर में ना बजाया जाए ना तो मज़ा अधूरा हो जाता है क्रिसमस का, खुश पर्व का। तो भाई खुश पर्व ये एल्बम पहले आया, फिर तुरंत बाद रिलीज हुई प्रीत, और इसके बाद ना अब दौर आ चुका था जहां नागपुरी एल्बम्स की अपार सफलता के बाद अब परिकल्पना की जाए हमारे नागपुरी के फिल्मों की। एक फिल्म सजनी, इसकी परिकल्पना हुई 1993 ईस्वी में। इस फिल्म को बनाने वाले उदय साहू जी ने पहले सोचा कि पहले मैं इस फिल्म के गीतों को तैयार करूंगा, और उस दौर में वो लाइव ऑर्केस्ट्रा ये तो चरम पे थे, तो वो हर जगह जाकर के साजिंदों को सुनते थे कि इनसे संगीत लिया जाए या इनसे संगीत ना लिया जाए। तो एक कार्यक्रम में जहां एंकरिंग कर रहे थे मिस्टर राजू, उन्होंने देखा कि मेरे पीछे जो साजिंदे बैठ के बजा रहे हैं ना, ये सबसे अलग हैं, और वो जोड़ी थी, वो टीम थी श्रीकांत जयकांत की। तो उनको ये अप्रोच किया गया कि एक ठो फिल्म बने वाला है, सजनी नामा है वो फिल्म कर, अगर रौरे चाहिला तो वो फिल्म में रौरे संगीत दे सकीला। फिर का उदय साहू जी ने उनका ट्रायल लिया, ऑडिशन लिया, और वो खरे उतरे। इसके बाद शुरू हुई नागपुरी के पहले सेलुलाइट फिल्म की कहानी। सेलुलाइट फिल्म, आज के दौर में तो डिजिटल फिल्में आ रही हैं, उस ज़माने में सेलुलाइट फिल्में आती थी जिसका प्रोजेक्शन होता था या फिर शूटिंग होती थी। तो आपने ये देखा होगा, ये बड़ा सा एक रील, सेलुलाइट रील कहते थे उसे, उस पे उसकी शूटिंग होती थी और उसी रील से वो प्रोजेक्शन होता था। तो सेलुलाइट फिल्में बनने के लिए सजनी इस टीम का एक योगदान यहाँ से शुरू हुआ। जयकांत श्रीकांत की टीम और इसके साथ 4 सिंगर थे, कविता सहाय, श्रीकांत देव, विक्रम लकड़ा और कृष्णा सरकार। कृष्णा सरकार जो बड़ी बहन थी, दीदी थी हमारी परम आदरणीय गायिका मोनिका मुंडू जी की। तो मोनिका मुंडू जी से पहले वो आधुनिक नागपुरी के एल्बम में आई कृष्णा सरकार। इस एल्बम के 3 गाने जबरदस्त हिट हुए। पहला गाना था ए गुया ना जाबे, दूसरा गीत भौजी रे भौजी जल्दी से बात चलाए दे, और तीसरा गाना था जो पारंपरिक गीतों को छू रहा था, सुन गोरी अलबेली चंपा कली चमेली संगे खेलब होली। और ये 3 गीत इस एल्बम के जो हिट हुए फिल्मों में जाना था, लेकिन किसी कारणवश ये सजनी फिल्म नहीं बन पाई। और उसी वक्त से ना जयकांत श्रीकांत की टीम ने जो लाइव ये ऑर्केस्ट्रा करते थे, अपने ग्रुप का इन्होंने नाम ही रख दिया सजनी म्यूजिकल ग्रुप। लेकिन इसके बाद एक और तैयारी हुई, वो फिल्म बनी भी, वो फिल्म रिलीज भी हुई। ये भारत की पहली फिल्म थी जो क्राउड फंडिंग पे बनी, यानी कि पब्लिक से चंदा लेकर के पब्लिक के लिए ही सिनेमा बनाया गया। फिल्म थी सोना कर नागपुर, डीएन तिवारी ने इसे बनाया था। तो इस फिल्म से जुड़ी सारी जानकारी और इसके बाद के एल्बम्स की, इसके बाद गीतों के सफर की जानकारी दूंगा मैं अगले एपिसोड में। अभी ऐसा करते हैं कि लेते हैं आप सबों से विदाई। तो ऐसा करें आप ना, आपको जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी पता चले नागपुरी गीतों का इतिहास, नागपुरी के कलाकारों का योगदान, नागपुरी के कलाकारों की मेहनत। मैं हूँ राज मौर्य, लेता हूँ आप सबों से विदाई। मिलूंगा अगले एपिसोड में, और एक कोशिश करूंगा मैं कि मैं जिन इतिहास की बातें कर रहा हूँ
अब उन कलाकारों को भी जोड़ूं आपके साथ, यानी मैं और वो कलाकार, हम दोनों मिलकर इतिहास बताएं। तो चलिए, सबों को जोहार, सबों को प्रणाम।